एक बार फिर से मुसलमानों के खिलाफ एक नफरती माहौल जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अब तक अगर देखा जाए तो मुस्लिम समाज न तो जागने को तैयार है और न ही इस मुद्दे पर वो सड़कों पर उतर रहे हैं। इस इंतजार में बैठे हैं कि कोई और आकर उनकी लड़ाई लड़ेगा और उनको इंसाफ दिलाएगा। ये सवाल इस समय आपके जहन में भी होगा कि आखिरकार जब लगातार इस तरीके की घटनाएं घट रही है उसके बावजूद भी मुस्लिम सड़कों पर नजर क्यों नहीं आता। नेशनल दस्तक आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। अब हालिया दिनों में क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने जो हल्द्वानी में घर तोड़े गए थे उस पर सुनवाई हुई उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और उसको लेकर के एक ऐसी बात कही है जिसको लेकर सरकार अब सोच में पड़ गई है। दरअसल इसी पूरे मामले पर जमीयत उलमाए हिंद ने एक पोस्ट लिखा है और उसमें क्या सारी बातें कही गई है वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, बताऊंगा। लेकिन उसके साथ साथ उन मुद्दों पर भी हम चर्चा करेंगे जो इस समय इस वक्त काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। जमीयत उलमाए हिंद ने उनके अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि निर्दयी होकर लोगों के घर तोड़ने से देश की छवि खराब होती है। हल्द्वानी में रहने वाले लोग भी इंसान, न्यायालय निर्दयी नहीं हो सकते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। नई दिल्ली 27 जुलाई 2024 हल्द्वानी रेलवे कॉलोनी के 50,000 लोगों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड की राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि रेलवे स्टेशन के लिए जमीन सुरक्षित करने से पहले वहां रहने वाले लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। न्यायालय ने कहा है कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनके पास भी मालिकाना हक का दावा करने के दस्तावेज मौजूद हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि मान लेते हैं कि वह अतिक्रमणकारी हैं, फिर भी सवाल यह है कि यह सभी मनुष्य हैं जो कई दशकों से पक्के मकानों में रह रहे हैं। जस्टिस कांत ने स्पष्ट रूप से कहा कि न्यायालय निर्दयी नहीं हो सकते, लेकिन साथ ही अतिक्रमण की अनुमति भी नहीं दी जा सकती। न्यायालय के निर्देश पर जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने कहा है कि हाल ही में गरीबों और पिछड़े वर्गों के घरों को ध्वस्त करने में मानव अधिकारों के उल्लंघन के कई मामले सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मानवीय पहलू को सामने लाकर ऐसी सरकारों को आईना दिखाया जो घरों को तोड़ते समय प्रताड़ना, हिंसा और क्रूरता दिखाती है। अब ये तो एक पक्ष हो गया दर्शकों, ये जो इस समय चल रहा है। हल्द्वानी वाली घटना को लेकर के जितनी राजनीति हुई थी, जितना ज्यादा बयानबाजी हमें सुनने को मिला था, दरअसल अब वो थमता हुआ नजर आएगा और उत्तराखंड की सरकार को भी जोरदार तमाचा कोर्ट के माध्यम से जो है वो लगा है, ताकि एक खास वोट बैंक को खुश करने के लिए जो एक नैरेटिव सेट किया जाता मुस्लिमों के खिलाफ उस पर अंकुश लगाया जा सके। अब ऐसे में एक बड़ी खबर क्या आ रही है उत्तराखंड से ही। उत्तराखंड के जो है वसीम अकरम त्यागी ने इसको लेकर के पोस्ट लिखा है। उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान रास्ते में पड़ने वाले मजार और मस्जिदों को पर्दा लाकर ढक छिपा दिया गया है। अफसरों का तर्क है कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि दूसरे संप्रदाय की इबादत गाह देखकर कोई जो है मिस हैपनिंग ना हो। क्या खूब तर्क है। इसको वसीम अकरम त्यागी ने लिखा है और यह सवाल पूछने की जरूरत है, क्या इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अब लोगों के भीतर इतना भी जो है संवेदनशीलता नहीं रह गई है कि वो दूसरे किसी धर्म की इबादत गाह को देखकर उस पर टीका टिप्पणी या फिर उसके खिलाफ किसी गलत हरकत को न करें। इस पर भी अब प्रशासन जो है वो रोकथाम करने में असमर्थ नजर आता है।
वाइट कलर के पर्दे से मस्जिदों को ढक दिया गया जहां से जो है यात्रा गुजरने वाली थी, कांवड़ यात्रा। इस पर सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि क्या ये आज से पहले भी हुआ करता था, और क्या इसको इस तरीके से तर्क दिया जा सकता है कि दूसरे संप्रदाय की इबादतगाह देखकर कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए। मिस हैपनिंग कैसी होगी? सवाल ये बड़ा है, क्या मिस हैपनिंग को रोकने के लिए वहां पर प्रशासन का अमला मौजूद नहीं होगा, या फिर इस वजह से ये सारी चीजें की जा रही है ताकि खास तबके को ये बताया जा सके, ये दिखाया जा सके और उनके जहन में ये बात पूरे तौर पर घुसाई जा सके कि आप अपने इबादतगाहों को ढक करके रखिए, खुले में आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते। क्या इस तरीके का एक माहौल बनाया जा रहा है जिसको मुस्लिम समाज को भी देखने की और समझने की जरूरत है। इसी कड़ी में वाजिद खान ने एक पोस्ट लिखा है, बनारस में मुसलमानों के घर और होटल तोड़े जा रहे हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं। यहाँ 756 मकान हैं, किसी को तोड़ने की औकात नहीं है। यहाँ भाजपा नेताओं के होटल भी हैं लेकिन उन्हें तोड़ने की हिम्मत नहीं है। अब यह मामला बनारस तक पहुंच गया। बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है संसदीय क्षेत्र है और वहां पर भी अब नफरती बाजार जो वो गर्म होना शुरू हो गया है। मुस्लिमों के मकान को तोड़ना, मस्जिदों को तोड़ना, मजार को तोड़ना, ये आम सी बात हो गई है और इस पर सवाल तक नहीं उठाए जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये कोई घटना है जो रोज घटती है, ये कोई ऐसी घटना है जिसके घट जाने से किसी भी तरीके से किसी को फर्क नहीं पड़ता है और इन घटनाओं पर कोई बोलना भी नहीं चाहता, कोई इसको उठाना भी नहीं चाहता। खास करके अगर हम उस समाज की ही बात करें, मुस्लिम समाज की, जिसके साथ ये घटनाएं घट रही है, वो भी इस मामले को उस प्रमुखता से उठाने की हिम्मत नहीं करता, उस प्रमुखता से उठाने की कोशिश नहीं करता है। और यही वजह है कि अब बात उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में फैलती चली जा रही है। अशरफ हुसैन नाम के एक यूजर ने एक पोस्ट लिखा है, मुरादाबाद मुस्लिम व्यक्ति द्वारा हिंदू नाम से दुकान चलाए जाने का आरोप, हिंदू संगठन के लोगों ने किया विरोध, 2 दिन के अंदर दुकान खाली करने को कहा, यूपीआई के बारकोड से कर रहे हैं पहचान। अब देखिए कि इस देश में अब आप दुकान भी खोल रहे हैं तो आपको अपने धर्म के शब्दों का इस्तेमाल करना है, अपनी पहचान से जुड़े हुए शब्दों का इस्तेमाल करना है, वरना यह आपके लिए अपराध होगा। और जो ठेकेदार किस्म के लोग हैं वो आपकी दुकान पर पहुंचेंगे, आपके बार कोड को चेक करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे और फिर अपने तौर पर वो आप पर एक आदेश पारित कर देंगे कि आप इस दुकान को खाली करके चले जाए। यही चीज मुरादाबाद में घटी और इसको लेकर अशरफ हुसैन नाम के एक यूजर ने जो है पोस्ट लिखा है। अब आ जाइए एक और बड़ी घटना पर। अशरफ हुसैन ने इसको लेकर के अपनी बात को लिखा है और इसको लेकर के डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने भी जो है एक पोस्ट किया है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कल रात राउस आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट की लाइब्रेरी में नाले का पानी भरने का वीडियो सामने आया है। बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की दर्दनाक मौत। सोचिए कि इस वक्त किस तरीके से दिल्ली जो कि राजधानी है वहां पर घटनाएं घट रही है। कल लगातार पूरे दिन राजेंद्र नगर की जो है इस बेसमेंट में पानी घुसने को लेकर के लगातार चर्चा हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर व्यवस्था जो है पूरे तौर पर नहीं की गई, व्यवस्था जो है पूरी तरीके से संचालित नहीं की गई और 3 लड़कों ने अपनी जान गंवाई है। इसका जिम्मेदारी जो है किसे और किसके सर पर तय होना चाहिए, किसके सर पर इसका ठीकरा फोड़ा जाएगा, कौन है इसका जिम्मेदार? क्या उस कोचिंग के संस्थापक की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, क्या एमसीडी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, या फिर वहां पर जो टीमें लगाई गई थी जो है बचाव के लिए, क्या उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? चूंकि इससे पहले भी करंट लगने से जिस तरीके से एक युवक की मौत होती जो यूपीएससी की ही तैयारी कर रहा था, इस घटना को मात्र कुछ दिन हुए था, उसके बाद फिर से ये एक बड़ी घटना जो है वो घटी है। अब आइए एक बड़ी खबर का और रुख कर लेते हैं।
आपको जो है ये खबर काफ़ी ज़्यादा अचंभित करेगी, चौंकाएगी भी। अशरफ हुसैन नाम के ही यूज़र ने इसको पोस्ट किया है। शाहीन बाग में गोली चलाने वाला कपिल गुज्जर का विवादित बयान, मुसलमानों को मकान किराए पर न देने को कहा। अब सोचिए कि भरी सभा में इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। और आपको क्या लगता है कि अगर एक समाज दूषित होता है, अगर एक समाज को लगातार इस तरीके से दूसरे समाज के खिलाफ भड़काया जा रहा है, उनके खिलाफ उकसाया जा रहा है, तो क्या ये मात्र दूसरे समाज को ही हानि पहुंचाएगा? क्या मात्र दूसरे समाज के ही लोगों को इसका नुकसान होगा? बिल्कुल नहीं दर्शकों, चूंकि समाज के भीतर जब भी इस तरीके की घटनाएं, इस तरीके के तत्व लगातार अपने पैर पसारते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसका नुकसान दो तरफा होता है, चौतरफा होता है, और देश को एक भारी जो है आप कह सकते हैं कि नुकसान से जूझना भी पड़ सकता है। असदुद्दीन ओवैसी ने एक पोस्ट लिखा है, पार्लियामेंट में एक नई बात कही गई कि झारखंड में बांग्लादेशी घुस के आ गए और आदिवासियों की आबादी को कम कर रहे हैं। बांग्लादेश उससे झारखंड का बॉर्डर ही नहीं है, तो कहां से आ गए? हुकूमत आपकी है, बीएसएफ आपकी है, एसएसबी आपकी है। यानी कि मात्र एक शिगुफा छोड़ दीजिए मुस्लिमों के खिलाफ, और फिर उसके बाद उस पर धड़ल्ले से राजनीति करिए। चूंकि आपसे कोई आंकड़े तो मांगेगा नहीं, आपसे कोई जवाब दही तो तय की नहीं जाएगी। आप एक आरोप लगाइए मुस्लिमों पर, और फिर उसके बाद जो है सोशल मीडिया पर एक तरीके का नैरेटिव सेट कीजिए और लगातार इस पर धड़ल्ले से राजनीति कीजिए मुस्लिमों के खिलाफ। एक नफरत का माहौल, एक बाजार गर्म कीजिए। इस पूरी बातचीत पर आप क्या सोचते हैं दर्शकों? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जुड़े रहें नेशनल दस्तक के साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।